हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 147 यानी 147। तो चलिए देखते हैं अपने अलंकार विषय से संबंधित अगले प्रश्न। उससे पहले हम चर्चा करेंगे रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार क्या था? मैंने बताया था कि यह एक क्या है, अर्थालंकार का भेद है। कौन? रूपक अलंकार। किसका भेद है? अर्थालंकार का। ठीक है, अर्थालंकार, ध्यान रखें, अर्थालंकार। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि इसमें किसकी महत्ता होती होगी, तो इसमें देखते हैं हम अर्थ को, अर्थ की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होता है। तो रूपक क्या होता है पहले तो ये देखें। ठीक है, तो रूपक अलंकार के सम्राट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सही है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, ये थोड़ा डीप स्टडी है तो ध्यान से सुने। रूपक अलंकार के सम्राट कहे जाते हैं कौन? आचार्य तुलसीदास। तुलसीदास को क्या माना जाता है? रूपक अलंकार का सम्राट। ठीक है, तुलसीदास। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं कि रूपक अलंकार कहाँ होता है और कैसे हम इसे पहचानें, इसकी पहचान कैसे करें। ठीक है, फर्क क्या है रूपक अलंकार में और उपमा अलंकार में। ठीक है, देखने में दोनों एक ही जैसे लगते हैं। ठीक है, लेकिन हम कैसे पहचानें। ठीक, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है अनुप्रास और रूपक, अनुप्रास रूपक। ठीक है, यही बनते हैं प्रश्न। देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। इसकी पहचान का तरीका मैं आपको बताती हूं। पहचान के लिए क्या है कि अभी व्याख्या, परिभाषा हम व्याख्या से देखेंगे, और वैसे चलो मैं बता ही देती हूँ। रूपक क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, उपमेय और उपमान में। ठीक है, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान। ठीक है, उपमान, इसमें कोई भेद नहीं होता। ठीक है, यानी दोनों में कोई भेद नहीं होता। यहाँ पर जो उपमेय है, ठीक है, वही उपमान बन जाता है। ठीक है, हम भेद नहीं करते। लेकिन जो हमारा उपमा अलंकार होता है, अगर हम बात करें उपमा अलंकारों की, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, उपमा में हम क्या कर देते हैं, उपमेय को उपमान के समान बताते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर हम तुलना नहीं करते, वहां पर दोनों में कोई भेद ही नहीं रहता, वो दोनों एक ही हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखते हैं उदाहरण। ठीक, जब हम बोलते हैं कि उसका मुख, यानी कि मान लो कोई आपकी फ्रेंड है, ठीक है, या मान लीजिए कि हाँ, हम जैसे बोलते हैं ना कि आज तो तू पूरी कैटरीना कैफ लग रही है। क्या बोलते हैं कि आज तो तुम पूरी क्या लग रही हो, कैटरीना कैफ लग रही हो। तो किससे तुलना कर रहे हैं आप? तो इसमें उपमेय कौन हो गया? जो आपकी फ्रेंड है या आपके फ्रेंड है। ठीक है, तो वो आपकी उपमेय हो गई। ठीक है, यानी कि जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, स्क्रीन पर देखते रहें, तुलना की जाती है। ठीक है, वो क्या होता है, उपमेय होता है। और उपमान क्या होता है, यानी जिससे, शब्दों पर ध्यान दें, जिससे, यही शब्द याद रखना है, की और जिससे, ये शब्द याद रखो। की जाती है जिसकी, वो है उपमेय, और जिससे की जाती है वो होता है उपमान। ठीक है, तो अभी हमने आपकी दोस्त की तुलना किससे कर दी, कटरीना कैफ से। तो जो आपकी फ्रेंड है वो क्या हो गई, उपमेय हो गई। ठीक है, और जो कटरीना कैफ हो गई वो क्या हो गई, वो हो गई उपमान। ठीक है, तो यानी कि हम चीजों में तुलना भी कर रहे हैं और हमें भेद जो है साफ पता चल रहा है। ठीक है, हम बता सकते हैं कि हमारी फ्रेंड कौन है और कटरीना कैफ कौन है। ठीक है, यानी और खास बात यह है कि इसमें जब हम तुलना करते हैं तो हम किसी प्रसिद्ध ऐसे व्यक्ति से या ऐसी वस्तुओं से करते हैं जिनका कोई महत्वपूर्ण रोल रहा हो। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान हो, प्रसिद्धि हो, कुछ ऐसा। ठीक है, यानी कि जो चीजें आसानी से प्राप्त ना हो सकें। ठीक है, चांद तारे ला सकते हो जमीन पर, हालांकि कह तो हम बहुत देते हैं कि चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे। क्या वाकई में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते।
मतलब ऐसी चीज़ है जहाँ पर मतलब ये हमारी पहुँच से बाहर की चीज़ है, ठीक है। तो उससे तुलना कर देना किसी चीज़ की, ठीक, तो वो क्या होता है, यानी उस व्यक्ति को, उस वस्तु को कितना महत्वपूर्ण आप बना दे रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये यानी वैल्यू बढ़ाना है, एक तरीके से वैल्यू बढ़ाना हो गया। उपमा देना यानी किसी की वैल्यू बढ़ाना, ठीक है। तो उसके उपमा देने के लिए उसमें उपमेय होना चाहिए, और जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसके लिए एक उपमान होना चाहिए, ठीक है। तो और इसमें हम भेद कर सकते हैं, किसमें, उपमा में। लेकिन अगर हम बात करें तो रूपक अलंकार में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, उपमेय और उपमान, ठीक है। उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं होता, ठीक है। उपमान यानी कि उपमान जो है वो उपमेय बन जाता है। क्या बन जाता है, उपमान ही उपमेय बन जाता है। कैसे, जब मैं कहती हूँ कि उदाहरण देखो कि आप एकदम शेर के समान वीर हैं, ठीक है, आप एकदम शेर के समान हैं, तो आप एकदम शेर के समान है या शेर जैसे हैं, तो आप तुलना कर रहे हैं, जैसे शब्द से पता चल रहा है हमें। लेकिन हम बोलते हैं कि आप शेर हैं, हमने जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हमने क्या कहा कि आप शेर हैं, तो मतलब आपके यहाँ पर उपमेय और उपमान खत्म ही हो गया, दोनों क्या हो गए, एक हो गए, आप ही शेर हो गए, आप ही शेर हो गए। यानी कि जो हमारा उपमेय है उसके भीतर ही जब हम उपमान को बैठा देते हैं, यानी कि दोनों में जब भेद समाप्त हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। और इसकी एक और पहचान है, क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे। जहां पर जिस पंक्ति में, शब्दों पर ध्यान दें, ये शब्द पंक्ति में ढूंढेंगे जब भी आप कोई पंक्ति पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक शब्द है सा, एक शब्द है सी, ठीक है, एक शब्द है से, ठीक है, काजल से, ठीक है, तारों से, ठीक है, बादल सी, ठीक, या फिर वायुयान सा, यानी ये सा सी से जब हम शब्दों के बाद लगाते हैं तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसके अलावा एक शब्द और है दोस्तों, वो है सरिस। क्या, सरिस, ठीक है, सरिस। तो ये शब्द भी जहाँ आपको मिलेगा, ये आपको उपमा में भी मिलेगा, ठीक है। तो सरिस शब्द जहाँ मिलेगा, ठीक, सॉरी मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया है, आप एक बार फिर से सुन ले। सा सी से, ठीक है, सा सी से और सरिस जैसे शब्द नहीं होंगे, सा सी से सरिस जैसे शब्द बिल्कुल भी नहीं होंगे। किसमें, रूपक अलंकार में। ये कहाँ होंगे, उपमा अलंकार में, क्योंकि वहाँ पर हम भेद करते हुए हम दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि उसके जैसा, तो सा शब्द लग गया उसके जैसा, ठीक है, यानी कि थप्पड़ सा मार दूंगी, ऐसे बोलते हैं ना, थप्पड़ सा मार दूंगी, तो सा लगा दिया आपने, थप्पड़ मार दूंगी में फर्क है, और थप्पड़ सा, ठीक है, यानी कि थप्पड़ जैसा कुछ मार दूंगी, तो ये क्या हो गया, ये उपमा, ठीक है। मेरे उदाहरण थोड़े से अलग हो सकते हैं, हटके हो सकते हैं, किताबों वाले नहीं हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, ठीक, लेकिन आप ये चीज़ खुद अप्लाई करके जब देखेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो देखें, वीडियो के बाद अपनी किताबें उठाएं, या फिर किताबों के अलावा आप गूगल कर सकते हैं, कई सारे उदाहरण देखें और पहचान बनाने की कोशिश करें, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों रूपक अलंकार में सा सी से सरिस जैसे शब्द नहीं आते, काट दो, ठीक है, और ना ही उपमेय और उपमान में कोई भेद रहता, ठीक है, दोनों एक हो जाते हैं, ठीक। और इसमें इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है दोस्तों, इसकी पहचान होती है कि इसमें जो रूपक अलंकार होता है, इसकी पहचान है कि दो शब्दों के बीच में हाइफन क्या लगा होता है, हाइफन, ये माइनस जैसा निशान होता है ना, हाइफन बोलते हैं जिसे, योजक चिन्ह, हाइफन, ठीक है, इंग्लिश का शब्द है जिसे हम क्या बोलते हैं, योजक
चिन्ह, क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह, ऐसा, ठीक है, योजक चिन्ह। तो ध्यान रखें, रूपक अलंकार की सबसे बड़ी पहचान है, ठीक। इसके अलावा तीसरी पहचान है, एक शब्द इस्तेमाल होता है रूपी, क्या, रूपी, ठीक। तो जहां पर रूपी शब्द भी आपको मिले तो समझ लीजिए वहां क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि उपमेय की तुलना उपमान से नहीं करते हैं, हम सीधा तुलना ना करके उसका पूरा रूप ही बता देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न पर, ठीक है। थोड़ी लंबी ज़्यादा व्याख्या हो गई, मैंने ज़्यादा समझा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बेस अच्छा होगा, नींव अच्छी होगी तो दीवारें अपने आप ही मजबूत होंगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, ठीक। इसलिए अपनी नींव पर काम कीजिए, दीवारों की फिक्र ना करें, ठीक। तो ध्यान दें, रूपक अलंकार, ठीक है। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है। तो दोस्तों ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कैसा है, यह एक अर्थालंकार है, ठीक। और अर्थालंकार क्या है, अलंकारों का दूसरा भेद है, ठीक। 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो दूसरा भेद अर्थालंकार है, उसका उपभेद है रूपक अलंकार, ठीक। तो ध्यान दें, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्था अलंकार होता है। क्या होता है, अर्था अलंकार होता है। तो देखो क्या कह रही है, इस बात को समझो। अर्था अलंकार कहाँ होता है, जहां अर्थ के माध्यम से, शब्द पर ध्यान दें, अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्था अलंकार होता है। इसमें उपमा, कौन कौन से अलंकार आते हैं अर्थालंकार में, तो ध्यान से देखें, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, आपनुहुति, अनन्वय, उल्लेख, मानवीकरण, ठीक है। कौन कौन से अलंकार होते हैं दोस्तों, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, आपनुहुति, अनन्वय, उल्लेख, मानवीकरण आदि, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी अर्थालंकार के क्या हैं, ये सभी भेद हैं, ठीक है, यानी उपभेद। तो ध्यान दे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है प्रश्न, उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग, ठीक है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक। तो ऑप्शन बी, रूपक अलंकार है। क्या है, रूपक अलंकार है, किसमें, उपर्युक्त पंक्तियों में, ठीक है। तो पंक्तियां क्या क्या हैं दोस्तों, उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है ये। कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ इसमें, ठीक। पहचानेंगे कैसे कि रूपक अलंकार है प्रस्तुत पंक्ति में, ठीक। तो यहाँ पर देखो, एक तो हाइफन वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, हाइफन आ रहा है इस पंक्ति में और इसमें भी आ रहा है हाइफन, ठीक। तो रूपक अलंकार है, हाइफन का मतलब ये दो चीजें आपस में जुड़ गई, ठीक। तो देखते हैं व्याख्या, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ये शब्दों को पहले देख लें, गिरिमंच और लोचन भृंग, ठीक। पंक्ति में ध्यान रखें, इन दो शब्दों को आ सकता है ये उदाहरण में। तो देखते हैं व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, व्याख्या पर ध्यान दें। जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां पर किसके रूप में, उपमान के रूप में ही दिखा देते हैं,
वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार के भी दोस्तों 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक, तो सुनेंगे ध्यान से, रूपक के 3 भेद कौन से हैं? एक होता है निरंग, एक सांग, एक परंपरित। एक निरंग, एक सांग और एक सांग तथा परंपरित, ये एक ही। ठीक है, नहीं ये अलग है, 3 भेद हो गए ना, निरंग, सांग और परंपरित। ठीक, तो देखते हैं निरंग क्या होता है। तो गौर करेंगे निरंग, इसमें निरंग में केवल उपमेय और उपमान का अभेद रहता है। केवल उपमेय और उपमान का अभेद रहता है। जहां उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप हो वहां सांग रूपक होता है। ठीक है, पहली बात हमने क्या समझी कि जो निरंग होता है, निरंग रूपक अलंकार, इसमें केवल उपमेय और उपमान का अभेद रहता है। यानी कि उपमेय और उपमान अभेदित होते हैं, यानी अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। ठीक, ये होता है निरंग। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है सांग रूपक। क्या है? सांग रूपक। शब्दों पर ध्यान दें, सांग रूपक। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ सांग रूपक। ठीक, क्या है ये? कि जहां उपमेय में उपमान के अंगों का भी, जहां उपमेय में, ध्यान से सुने, जो उपमेय है उसमें उपमान के अंगों का भी आरोप हो जाए, वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। सांग शब्द से ही समझ में आना चाहिए, सा जमा अंग। ठीक है, यानी कि अंग सहित, यानी कि उपमेय के अंग भी शामिल हो जाएं। ठीक है, उपमान में, उपमेय में उपमान के अंग का भी आरोप हो जाए, वहां पर सांग रूपक होता है। तीसरा है दोस्तों परंपरित रूपक। कौन सा? परंपरित रूपक। इसमें एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है। क्या की जाती है? इसमें एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है। ठीक, यानी एक रूपक होगा और उसके द्वारा हम कंफर्म करेंगे दूसरे रूपक अलंकार को। ठीक है, तो उपर्युक्त पंक्तियों में सांग रूपक अलंकार है। कौन सा है? सांग रूपक अलंकार है। कैसे? प्रस्तुत पंक्तियों में जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है। किसका वर्णन है? धनुष का वर्णन है, जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं। जिसे तोड़ने के लिए श्री राम कहाँ चढ़ गए हैं? मंच पर चढ़ गए हैं। ठीक है, इसमें मंच रघुवर, इसमें मंच और रघुवर क्या है? राम है, संत, और फिर लोचन है जिसे नेत्र कहते हैं। ठीक, उपमेय तथा उपमान, उदयगिरी, बाल पतंग, बाल पतंग मीन्स सूर्य, सरोज और भृंग, सरोज और भृंग मीन्स भ्रमर। क्या है ये? उपमान है। क्या है? उपमान है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। क्या है? फिर से सुन लें। प्रस्तुत पंक्तियों में जनक सभा, जनक की एक सभा लगी हुई है जिसमें एक धनुष का वर्णन किया जा रहा है। यानी कि यह वह दृश्य है जिस समय श्री राम ने धनुष तोड़ा था। ठीक है, तो अब इमेजिन कीजिए कि क्या स्थिति होगी वहाँ। ठीक, कौन कौन लोग होंगे? जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं। श्री राम जी कहाँ चढ़ गए? मंच पर पहुंच चुके हैं। इसमें अब कौन कौन है? ध्यान दें। मंच है, मंच के ऊपर रघुवर राम हैं, कुछ संत हैं और लोचन नेत्र हैं। ठीक है, और उपमेय और उपमान, उपमेय नेत्र, उपमेय तथा उपमान उदयगिरी। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं, एक बार इसको ध्यान से देखें, हाईलाइट हटा दिया है मैंने, फिर से देखें। उपमेय कौन कौन है ये कह रहे हैं इस पंक्ति में। तो उपमेय है एक तो मंच, ठीक है, एक रघुवर राम, एक संत और एक लोचन नेत्र। ठीक है, ये सभी उपमेय हैं। जबकि उपमान कौन कौन है प्रस्तुत पंक्तियों में? तो उपमान है उदयगिरी, उदयगिरी, एक है बाल पतंग यानी कि सूर्य, बाल पतंग मीन्स सूर्य। ठीक, एक है सरोज और भृंग जिसका अर्थ है क्या? भ्रमर। तो पंक्ति में सरोज और भृंग का क्या अर्थ है? भ्रमर। तो ये सभी क्या है दोस्तों? उपमान है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बातें समझ आ गई होंगी। एक बार पंक्तियों को ध्यान से देख लेंगे दोस्तों सभी। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। क्या है? उदित उदयगिरी मंच पर, गिरी मंच आ गया ना, गिरी मंच। ठीक, रघुवर बाल पतंग, बाल पतंग यानी सूर्य, विकसे संत सरोज सब। ठीक है, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग यानी
भंवरे, ठीक है, हमने ऐसा कुछ पढ़ा। लोचन मीन्स नेत्र, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है दोस्तों? ऑप्शन बी, रूपक अलंकार है, ठीक है। बाकी रूपक अलंकार से संबंधित अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।